फिर से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, ये सिर्फ हाइड्रोजन है, इसको आप नहीं ब्रेक कर सकते आगे, ठीक है। लिथियम, सोडियम Na है ना, पोटेशियम। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, जिसे हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। मैं क्या करना है, इसमें गड़बड़ हो रही है, आगे जैसे रिकवर हो जाएगा। आज ये कपड़ा है, कर दो इरेज। एटम समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन two or more atoms, when two or more atoms combine together, then they form a molecule, है ना। बहुत सारे एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्या बनाएंगे मिलके? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? है ना। कार्बन एंड हाइड्रोजन ये क्या बनाएंगे? मीथेन। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म N2 मॉलिक्यूल, है ना। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब हमारे दो और दो से ज्यादा एटम क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तब ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। आ गया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, organic compounds are those compounds that contain carbon, hydrogen, है ना। अगर हमारे कंपाउंड में कार्बन नहीं है तो क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? नहीं होगा। क्या होगा फिर वो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो समझ आई या नहीं आई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए इतनी बात कि नहीं आई? ओके। तो अब हम लिखेंगे बायोमोलिक्यूल क्या होता है। बायो से क्या समझते हो? बायो टर्म्स किसके लिए होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम मॉलिक्यूल से क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। क्या होंगे वो? हमारे कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो लिखिए बायोमोलिक्यूल क्या होता है, लिखो जल्दी से। बायोमोलिक्यूल क्या होता है? इट इज ए कार्बन बेस्ड, it is a carbon based organic compound that is produced by living organism। ये बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? बायोमोलिक्यूल क्या है? एक कार्बन बेस्ड कंपाउंड है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में मेनली क्या क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है बताओ? बायोमोलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, है ना। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बायोमोलिक्यूल में मेनली कौन से एटम्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, क्या हुआ अंकित? कर लो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो 4 एटम्स हैं हमारे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 99% होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, कितने होते हैं? 99% बनाते हैं हमारा। ठीक है, तो क्या करते हैं? 99% ऑफ द मास ऑफ सेल्स, 99% बनाते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? ओके, कर दो इरेज। अब बायोमोलिक्यूल्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं स्मॉल और एक होते हैं लार्ज। एक होते हैं स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स और एक क्या होते हैं? लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? लाइक अमाइनो एसिड्स, जो आगे जाके बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। शुगर, क्या बनाएंगे बहुत सारे सैकराइड्स यूनिट मिलके? कार्बोहाइड्रेट्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या बनाएंगे आगे जाके? न्यूक्लिक एसिड्स और फैटी एसिड्स। ठीक है, ये आ गई समझ बात की नहीं आई? बायोमोलिक्यूल को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? स्मॉल एंड लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स एग्रीगेट होके ही किस में कन्वर्ट होते हैं? लार्ज बायोमोलिक्यूल्स में। स्मॉल में क्या आएंगे? अमाइनो एसिड्स, जो आगे जाके क्या बनाएंगे? प्रोटीन। शुगर मतलब सैकेराइड्स, ये क्या बनाएंगे आगे जाके? कार्बोहाइड्रेट्स। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। और फैटी एसिड्स तो लॉन्ग चेन होती ही है हमारी, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पहले अमाइनो एसिड्स, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फिर न्यूक्लिक एसिड, ऐसे करके भी सब चीजें पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री में। समझ आई यहाँ तक बात कि नहीं आई? दोबारा कुछ समझाना है, कुछ रिपीट करना है तो बता देना। ठीक है, कर दूं इरेज? ओके, अब आप हेडिंग बनाओ अमाइनो एसिड्स। बनाइए। अमाइनो एसिड्स, ये टर्म ही देखो आप, क्या नेम क्या सजेस्ट कर रहा है? एज अ नेम सजेस्ट इट कंटेन अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या होता है? दैट इज NH2 ग्रुप। फाइन। एंड एसिड्स इट मीन्स हेयर इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड है यहाँ पे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दैट इज COOH। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट अमाइनो एसिड्स कंटेन 2 functional groups, that is amino group and carboxylic acid group। इतनी बात समझ आती है? अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो known as alpha amino acids. Why they are known as alpha amino acids? As the central carbon atom देखो, amino acids are also known as alpha amino acids. Why they are known as alpha amino acids? Because the carbon atom that is present in the center contain 4 different functional groups. When the carbon atom contain 4 different functional groups, then this carbon is optically active carbon, है ना? Then this carbon is optically active carbon. Fine. तो आप इसको क्या, और it is also known as chiral
कार्बन। क्या कहेंगे इसको? अल्फा कार्बन के साथ में कायरल कार्बन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड आर आल्सो नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड्स एज दे कंटेन अल्फा कार्बन, है ना, और कायरल कार्बन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अल्फा कार्बन और कायरल कार्बन मीन्स इट कंटेन 4 different functional groups, as it contain 4 different functional groups, है ना। इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती, बताइए। अच्छा, और एक और बताइए, अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से हमारे कंपाउंड्स हैं, क्या कंटेन कर रहा है ये? amino acids are the compounds that contain कार्बन। एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, राइट, है ना। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अमाइनो एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे समझ में कि नहीं आया? उसके बाद अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स, है ना। क्या है ये? मोनोमर्स। और ये क्या होते हैं? बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठे होके पॉलीमराइज होके क्या बना देते हैं? पॉलीमर्स। क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं बेटा? पॉलीमर्स। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? है ना। पॉलीमर्स क्या है यहाँ पे? प्रोटीन्स। क्या है यहाँ पे? प्रोटीन्स। इतनी बात समझ आ गई? हाँ, इरेज कर दो। नाउ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है अमाइनो एसिड्स का? कार्बन होता है, वही अभी बताया था, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक अमाइनो ग्रुप होगा प्रेजेंट, एक हाइड्रोजन होगा और एक आर चेन होगी जो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। इट इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके। अच्छा, ऑल द अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव in nature except proline. Are you sure? ग्लाइसिन। Why? क्योंकि ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जिसमें आर चेन की जगह पे हाइड्रोजन आ जाता है। तो लिखो इस बात को भी। All amino acids are optically active except ग्लाइसिन। क्योंकि ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन 2 बार आता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आगे समझ में?
लिख लिया। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? ठीक है, पहले यही कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? इट शुड कंटेन अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, लिखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज compounds that rotate the plane of polarized light either in right direction, that is dextrorotatory, or in left direction, levorotatory। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, चाहे राइट डायरेक्शन में करें। इफ दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट डायरेक्शन, then it is known as dextrorotatory. Dextrorotatory is denoted by small d and plus symbol, or in left direction, that is levorotatory, denoted by small l or माइनस सिंबल। ठीक है, इतनी समझ आई। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड कंटेन एन अल्फा कार्बन, इट शुड कंटेन एन अल्फा कार्बन। ठीक है, एंड अल्फा कार्बन मैंने अभी बताया क्या होता है, इसमें चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। फाइन, इतनी बात समझ आई? ठीक है, शुड आई इरेज? लिखिए, all amino acids are primary amino acids, all amino acids are primary amino acids, all amino acids, all amino acids are primary amino acids, एक्सेप्ट एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो हमारा प्राइमरी अमाइनो एसिड नहीं है, तो वो कौन सा है? ऑल अमाइनो एसिड्स आर प्राइमरी अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट प्रोलीन। अच्छा, नाउ प्राइमरी से यहाँ पे क्या समझ आता है? प्राइमरी का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे सी है, सपोज यहाँ फंक्शनल ग्रुप है सी कार्बन की ऐसे लॉन्ग चेन है। फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला कार्बन है जो, इसको देखेंगे, ये जो कार्बन है ये कितनी साइड से कार्बन से घिरा हुआ है? ये जो कार्बन है सिर्फ एक साइड से घिरा हुआ है इससे, यही तो है, तो दैट मीन्स इट इज प्राइमरी कार्बन। ठीक है, इफ स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, अब देखो फंक्शनल ग्रुप ये रहा इसके साथ वाला कार्बन, अब ये कितने कार्बन से घिरा हुआ है? देखो, एक तो ऊपर है इसके और एक इसके साइड में है ना, तो ये क्या होगा हमारा? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि ये दो जगह से घिरा हुआ है।
सिमिलरिटी टर्शियरी के लिए देखिए, अब देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसके साइड वाला कार्बन ये कार्बन है, ये कार्बन कितनी साइड से घिरा हुआ है देखो, 1 2 एंड 3, तो दिस इज टर्शियरी कार्बन। ये बात समझ आती है? तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑल अमाइनो एसिड्स आर प्राइमरी अमाइनो एसिड्स। व्हाई प्राइमरी अमाइनो एसिड्स? बिकॉज देखो यहाँ पे कार्बन है जो, देखो यहाँ पे भी इसके फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे भी इसके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इसी को तो देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप के साइड में, क्या ये कार्बन किसी और कार्बन से घिरा हुआ है आजू बाजू में? नहीं। अगर हम R चेन को भी हटाएं, यहाँ पे भी हम सपोज CH3 बना देते हैं, तो भी ये कैसा कार्बन होगा बताओ? कितने, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 1 से। तो क्या है ये? इसलिए अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं, प्राइमरी अमाइनो एसिड, एक्सेप्ट प्रोलीन, क्योंकि प्रोलीन सेकेंडरी कार्बन से घिरा होता है। वो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई? आ गई? प्रोलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे अब, ठीक है, क्योंकि हमें तो देखना है ना कि सेकेंडरी अमाइनो एसिड कैसे है। ये लिख लिया था ना, ऑल अमाइनो एसिड्स आर प्राइमरी अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन को इमाइनो अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। चलो ये देखो, C अल्फा COO माइनस हाइड्रोजन, जल्दी तो नहीं लग रहा है ना? सही है ना? ठीक है। अब देखो इधर आके देखो, ये फंक्शनल ग्रुप की साइड में ये कार्बन है, ये कार्बन यहाँ से घिरा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा सेकेंडरी अमाइनो एसिड क्यों कह रही हूँ मैं वो बता रही हूँ। सिमिलरली ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी साइड में ये कार्बन है जो यहाँ से है, लेकिन जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये भी किससे अटैच है, हमारे कार्बन से अटैच है कि नहीं है? मतलब हम इस फंक्शनल ग्रुप को देखें तो ये यहाँ से भी अटैच है और ये यहाँ से भी अटैच है। कितनी तरफ से अटैच है? 2 तरफ से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी, है ना। और अगर एक तरफ से होता है तो, और 3 से होता है तो, आगे समझ में आया कि नहीं आया? कर दे इरेज। नेक्स्ट, अब ये बताओ एसिड्स कितने तरीके के होते हैं? एक तो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना, और एक हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स that are completely ionize or dissociate in aqueous solution, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड्स होते हैं? जो पूरी तरह से टूट जाते हैं, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और वीक एसिड्स that are partially ionized or dissociate and produce less amount of hydrogen ions एग्जाम्पल बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पढ़ाए थे मैंने ये सारी चीजें, बिल्कुल रिवाइज नहीं करते।
सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है जी। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से हैं हमारे? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। तो दीज आर वीक एसिड्स। दीज आर वीक एसिड्स। इतनी बात समझ आई? शुड आई इरेज? ओके फाइन। आ रहा है समझ में? रिवाइज कर लिया करो, ये तो पहले ही पढ़ाया था मैंने। क्या? हाँ, फास्ट लग रहा है क्या? नहीं मैम ठीक है, मोबाइल पूछ लो आप एक बार। थोड़ा जल्दी करो। शबनम को लग रहा होगा फिर तो फास्ट फास्ट लग रहा है क्या? थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना सब समझ आ जाएगा कि एक चीज लिखवाई है। पढ़ के देखना तो देख लो पढ़ के। देखो एसिड्स क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं? हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन्स कह सकते हैं। बेस क्या होते हैं? जो एक्सेप्ट करते हैं किसको? प्रोटॉन्स को या फिर हाइड्रोजन आयंस को। तो मैं क्या कह रही हूँ, अमाइनो एसिड एक्ट एज आइदर एसिड और बेस। एसिड मतलब दे कैन डोनेट प्रोटॉन्स और बेस मतलब दे कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स। ये जो डेफिनेशन है कि दे कैन डोनेट प्रोटॉन्स और दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, इट इज अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल इन केमिस्ट्री। तो मैं क्या कह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड्स आर दैट donate the protons and bases are that accept the protons. Is it clear to you all? Fine. Suppose this is, ठीक है, ये हमारा एसिड है, it behaves like an acid and it behaves like a base. तो एसिड मैंने अभी क्या बताया? एसिड क्या बताया मैंने? प्रोटोन डोनर। प्रोटोन कौन सा है इसमें? हाइड्रोजन आयन। दिस इज, तो ये डोनेट कर देगा, कर दिया इसने तो डोनेट, इट गेट कन्वर्टेड इनटू A माइनस। फाइन। एंड दिस हाइड्रोजन आयन इज एक्सेप्टेड बाय बेस। बेस इज वाटर, तो दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये अब क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA and this is conjugate acid of water. ठीक है ना? ये हमारा हो गया एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, कोई बात समझ नहीं आई हो तो बताएं दोबारा। हाँ जी,
हाँ देखो, एसिड्स क्या होते हैं जो डोनेट करते हैं प्रोटॉन्स को, या फिर हम क्या कह सकते हैं हाइड्रोजन आयंस को, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जो Ha है वो हमारा एसिड है, तो ये क्या डोनेट करेगा अपने हाइड्रोजन आयन को, तो ये H पॉजिटिव आयन को यहाँ से रिमूव कर देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A माइनस में, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला था कि जो हाइड्रोजन आयन है उसको एक्सेप्ट कौन करता है, बेस एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे बेस कौन है हमारा, वाटर है, तो हाइड्रोजन आयन है जो वो वाटर के साथ मिल जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस। देखो H2O कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर होते हैं में, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 ही बनाता है। लेकिन अब क्या हुआ, एक और हाइड्रोजन आने की वजह से, एक और हाइड्रोजन आने की वजह से ये ऐसा कुछ हो गया, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए अपने मतलब अपने से ज्यादा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है। आगे बात समझ के नहीं आई? जब वो अपनी लिमिट से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो हम पॉजिटिव लगा देते हैं। आ गया? ओके, सारे मार्क पॉइंट्स करके चल रहे हो ना, डॉट डॉट करके लिखो आगे। अमाइनो एसिड्स आर एसिड्स, बैठ गया। नेक्स्ट पॉइंट है ये, अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब एक्ट एज आइदर एसिड और बेस, ठीक है। अमाइनो एसिड आर एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक इन नेचर। एम्फी मतलब, प्रोटिक मतलब, ठीक है। यहाँ पे भी एम्फो का मतलब वो होता है, टेरिक मतलब नेचर होता है, ठीक है ना। तो क्या कह रही थी, एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ। एम्फीप्रोटिक का मतलब दे कैन आइदर डोनेट प्रोटॉन्स और एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, या तो वो आइदर एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं या बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, और एम्फीप्रोटिक इन नेचर। एम्फीप्रोटिक मतलब दे कैन डोनेट द प्रोटॉन और दे कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई, बताओ। Should I erase? Next is pH. pH क्या होता है? You can't say that is a negative log of hydrogen ion concentration. pH is a measurement of, pH is defined as concentration of acid and base only, ठीक है। क्या pH क्या डिफाइन करता है, कंसंट्रेशन किसकी, एसिड और बेस की। pH और हाइड्रोजन आयन के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। कैसा रिलेशन होता है जी, इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ना 3 चीजें पढ़ेंगे। जब हमारा pH है जो वो PI के बराबर है तब क्या होता है, अगर pH ज्यादा है PI से तो क्या होता है, PI ज्यादा है pH कम है तो क्या होता है। हमें ये 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। और हम देखेंगे भी ये PI क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या है ये, जनरल स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, लाइक दिस, ठीक है। ये कब होता है, जब हमारा pH है जो वो PI के
बराबर है पी आई, आई क्या है यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। और इस पे हमारे डबल आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक और डबल आयनिक स्टेट या फिर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, पहले मैं एज इट इज बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। देखो अब जो पीएच है वो ज्यादा हो गया है, किससे, पीआई से। अभी मैंने बताया था कि अगर पीएच और हाइड्रोजन आयन के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर पीएच ज्यादा है तो मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, कम है। अगर मैं कह रही हूँ पीएच ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं हाइड्रोजन, क्योंकि कम है ना कंसंट्रेशन। ये जो अपना हाइड्रोजन है ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू NH2, इट गेट कन्वर्टेड इनटू, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कम है तो ये अपना एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू NH2। अब ये बताइए नेट नेगेटिव, नेट जो हमारा ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है इसमें क्या चार्ज बचा है, नेगेटिव ओनली, दोनों आयंस तो नहीं है। अगर दोनों आयंस होते तो हम ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं, राइट। अब कौन सा चार्ज बचा है, सिर्फ नेगेटिव। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द पीएच इज इंक्रीज देन द अमाइनो एसिड्स कैरी नेगेटिव चार्ज ओनली। जब पीएच हमारी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, तो कौन सा चार्ज होता है अमाइनो एसिड्स पे, नेगेटिव चार्ज ओनली, फाइन। इज इट क्लियर टू यू, नेक्स्ट। अब क्या कह रही हूं मैं, अब मैंने क्या कहा कि पीएच कम है, पीआई क्या है, ज्यादा। अगर पीएच कम है दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो क्या होगा, जो ये COO माइनस है ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू COOH, COOH। So the net charge on this structure of amino acid is positive। ठीक है जी। और पीएच पीआई के कब बराबर होता है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच दैट इज 7, एट फिजियोलॉजिकल पीएच दैट इज 7 और यू कैन से 7.4, ठीक है। एट फिजियोलॉजिकल पीएच 7 और 7.4 it contains both the ions, ठीक है। It is also known as Zwitter ionic form or double ionic form or also known as isoelectric point। isoelectric point लिखो, पहली बार ये लिख लो फिर मैं लिखवाती हूँ, लिखो। 7.4 में, हाँ कुछ भी कह सकते हो, 7.4 7.5 ऐसे। हो गया, यहाँ तक उतार लिया। तो लिखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, लिख लिया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट।
देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इट इज नोटेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल पीआई, राइट। और ये कब होता है, जब हमारी पीएच 7.4 होती है या 7 होती है, तो अमाइनो एसिड्स के पास दोनों चार्जेस होते हैं। दोनों चार्जेस होने का मतलब इस ड्यूटेरानिक फॉर्म में होते हैं, विच स्टेट्स दैट नेट चार्ज ऑन अमाइनो एसिड इज, ठीक है। आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम है, कर दो इरेज, ओके। फर्स्ट क्लास में हमने इतना करा दिया था कि कम कराया था इससे, सेकेंड क्लास में करा दिया था ना। ये स्पीड तो लेकिन रखनी पड़ेगी, और डेली का डेली पढ़ लेना। न्यू नोटबुक लाए थे सारे आज? अंजना की तो दिख रही है तुम्हारी, ओके। तुम सब कुछ समझ आ रहा है ना? प्लीज डेली का जो पढ़ा रही हो वो डेली पढ़ लेना, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। नेचर में कितने अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं बताइए? नहीं, more than 100 amino acids are present in our nature, but 22 amino acids are those amino acids that take part in protein synthesis. That's why they are known as standard amino acids. Fine? Yes. लिखो, more than 100 amino acids are present in nature, but 22 amino acids are those amino acids that take part in protein synthesis, ठीक है। तो हम इसके बेसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का दूसरा नाम क्या है? प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स, और एक है हमारे नॉन स्टैंडर्ड स्लैश नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स, लिख लिया। Standard amino acid, proteinogenic amino acid are those amino acids that are ribosomically incorporated and that are ribosomically incorporated in protein synthesis and take part in
and take part in synthesis of protein. ठीक है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स दैट आर राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड एंड टेक पार्ट इन synthesis of protein. For an example, 22 standard amino acids are there. Fine. Okay. और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में क्या होगा, आगे लिख देती हूँ इसके, नॉन स्टैंडर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड दैट आर नॉट राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड and does not take part in synthesis of protein. ठीक है, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स, है ना, बच्चे कुछ अमाइनो एसिड जो 100 में से बच गए हैं 22 माइनस करके वो हमारे इसमें आ जाएंगे. बट इन साइंस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे यहाँ पे. ठीक है, वो बताते हैं. पहले इतना लिख लिया, क्या है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड्स दैट आर नॉट राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड एंड डजंट टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. एग्जांपल में रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स, बट few exceptions are there. But few exceptions are there. लिखिए few exceptions में, बताया था मैंने उस दिन भी. डेस्मोसिन, 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन, 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन, गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट, एन-फॉर्माइल मेथियोनिन, एन-फॉर्मिल म्यूथियोनिन. ठीक है, तो डेस्मोसिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन. डेस्मोसिन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन. 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन. 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन. गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामिक एसिड. N-formyl methionine derivative of methionine. These are the standard amino acids, I guess. लाइसिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, मेथियोनाइन. तो ये किससे बन रहे हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या हो रहे हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से हमारे काम आ रहे हैं. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड्स की क्या हो रही है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तब हमारे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स काम आ रहे हैं. ठीक है, जब हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का. तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में ये आते हैं हमारे डेस्मोसिन, 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन, 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन, गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट, एन-फॉर्मिल मेथियोनिन, which is these amino acids are produced by post translational modification of standard amino acids. Then they are ribosomically incorporated and take part in synthesis of protein and perform various functions. Okay, समझ आ गया. Should I erase? Yes.
classification of amino acids on the basis of their classification of amino acids on the basis of their R group. एक होते हैं हमारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स और एक क्या है जी, पोलर। पोलर में भी हमारे क्या है, चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स और अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से आते हैं, याद करने हैं आपको। ग्लाइसिन डिनोटेड बाय कैपिटल G, एलेनिन डिनोटेड बाय कैपिटल A, वैलिन डिनोटेड बाय कैपिटल V, ल्यूसीन डिनोटेड बाय कैपिटल L, आइसोल्यूसिन डिनोटेड बाय कैपिटल I, प्रोलीन डिनोटेड बाय P, फिनाइल एलिनीन डिनोटेड बाय F, मीथियोनीन डिनोटेड बाय M और टायरोसिन डिनोटेड बाय Y। लिख लिए। हो गए। टायरोसिन नहीं आएगा, ट्रिप्टोफैन था। हाँ, गलत लिख दिया था। ठीक है, हो गया यहाँ तक। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स। और नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं जी, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। तो पॉजिटिवली अमाइनो एसिड्स में कौन सा आएगा, हिस्टिडीन डिनोटेड बाय H, आर्जिनिन डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड लाइसिन डिनोटेड बाय कैपिटल K। नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड में क्या आएगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, ग्लूटामिक एसिड डिनोटेड बाय कैपिटल E। अनचार्ज अमाइनो एसिड्स आर सीरीन, थ्रियोनीन, टायरोसिन, ग्लूटामीन, एस्पैरेजीन। और कोई रह गया क्या, एक रह गया। 16 रह गया है। आगे समझ में, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप। तो क्या है, नॉन पोलर, पोलर। नॉन पोलर में क्या क्या आएगा, ग्लाइसिन, एलिनीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, फिनाइल एलिनीन, मिथियोनीन एंड ट्रिप्टोफैन। लास्ट में तो मैंने PMT से याद रखा है, फिनाइल एलिनीन, मिथियोनाइन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, पॉजिटिव में 3 आते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स,
हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, नेगेटिवली में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और अनचार्ज में सीरीन, थ्रेओनीन, टायरोसिन। ये तीनों क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है, ग्लूटामीन, एस्पारेजिन एंड सिस्टीन। ठीक है, कर दे इरेज। नेक्स्ट लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। Classification of amino acids on the basis of chemical nature of R group। तो इसमें क्या क्या आएंगे हमारे केमिकल नेचर के बेस पे, बताइए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग, अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग, एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग। चलिए इतने लिखो जल्दी जल्दी, और कौन से रह गए हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, सल्फर, हाइड्रोक्सिल, अमाइनो, कार्बन, अमाइड रह गए, अमाइड ग्रुप कंटेनिंग, इमाइनो ग्रुप कंटेनिंग, और एक है हमारे, लिख दिए वो तो मैंने, एसिडिक में एलिफेटिक चेन कंटेनिंग। एसिडिक ग्रुप मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग। नहीं आ रहा है तो समझ, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो एलिफेटिक में बताइए कौन कौन से आएंगे, ग्लाइसिन, एलिनीन, लाइसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग में सीरीन, थ्रेओनाइन, टायरोसिन। ये मैं एब्रीविएशन से लिख रही हूँ, जो मैंने ब्रैकेट में लिखवाई थी, लिखी थी ना सबने। सल्फर ग्रुप कंटेनिंग में मेथियोनिन एंड सिस्टीन, एरोमेटिक रिंग में वाइफ, अमाइनो में HRK, एसिडिक में DE, अमाइड में ग्लूटामीन, एस्पारेजीन, इमाइनो में प्रोलीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हो गए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यू मे आस्क। पहले ये देखो ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं।